हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उसमें हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया था, अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना, देखो एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है अगर आप कभी भी किसी एक चीज़ को कहीं से हटा देते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिमिनेट करना। ठीक है, यही चीज़ हम जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो हम ये करते हैं कि हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब 2 इक्वेशन होंगी। उन दोनों इक्वेशंस को समहाउ सॉल्व करते वक्त हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो हमने लास्ट क्लास में लिया था हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 40 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। नॉर्मली हमेशा सब्ट्रैक्ट सिखाया जाता है, ऐड वाली चीज़ बाद में बताएंगे, पहले सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ में कर देखते हैं क्या होगा। अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमारा ये टारगेट होता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हो कि एक वेरिएबल हट जाए, क्योंकि मेन प्रोसेस तो हमारा एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेप कम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट और यहाँ का y का कोफिशिएंट सेम है। तो जब कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो, और जब सेम नहीं होते तब क्या करना है वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम इक्वेशन 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी तो सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड में से फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, सेकेंड के राइट हैंड साइड में से फर्स्ट का राइट हैंड साइड माइनस होगा और दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - y। ठीक है, सॉरी हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है। तो इक्वेशन टी का लेफ्ट हैंड साइड हो गया x - y, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया, इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। क्या किया, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया, इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड माइनस किया। ठीक है, अभी हमने सब्ट्रैक्शन जब करेंगे ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हो जाएगा x - y - x - y = -10। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव x माइनस x ये कैंसिल होकर 0 आएगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा -2y = -10। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -10 डिवाइडेड बाय -2, तो y = 5। ठीक है भाई, देखो क्या हुआ प्रोसेस में, जब हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और हमारा टारगेट भी यही था। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। अब देखो एलिमिनेट कब होगा, एलिमिनेट तभी होगा जब एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल के कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये चीज़ अभी और क्लियर होगी। तो जब हम एलिमिनेशन कर देंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इस वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, सपोज हम इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 4, तो y की वैल्यू 5 डालेंगे तो x - 5 = 4, तो x की वैल्यू आ गई 5 + 4 दैट इज x = 9। तो ये हमारा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है,
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी क्या आता है यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के यहाँ पे देखो हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दिया। कई केसेस में हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। अब वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कब नहीं करते हैं, उससे पहले भी एक स्टेप आता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब देखो अगर हम अभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे दोनों वेरिएबल्स में से एक भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे करके देखते हैं, हम मान लो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम कहते हैं भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड माइनस x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड। अब देखो 2x माइनस 3y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2y। क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुई ना। तो अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब तो आंसर कोई वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, हमें तो एलिमिनेट करना था। तो हम करते क्या है, जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस में इस पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता। देखो ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करते हैं पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। दोनों का हम एक साथ नहीं बना सकते, एक का बनाएंगे। अब एक का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को एक फिक्स नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन डिवाइड कर सकते हैं, इवन ऐड कर सकते हैं, इवन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इसी थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी बन गई। हमने क्या किया, पहला काम किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल बनाना है। यहाँ पे हम x का बना रहे हैं, आप y का भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ x का बनाते हैं। ठीक, जब हमने x का कोफिशिएंट सेम बना लिया, देखो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब अगर अब हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखो एक तो तरीका है कि मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसके लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करूं, इसके राइट हैंड साइड से इसको राइट हैंड मान लूं। एक थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस होता है, मैं पहले दोनों करके दिखाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 3 ली, इसका लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 2y, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था ना। यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड 10 माइनस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में से ये वाली 3 इक्वेशन, इसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड इसमें से माइनस किया, 2 का लेफ्ट हैंड साइड, 3 का राइट हैंड साइड इसमें से माइनस किया, 2 का राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब देखो जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6। अब देखो ये 2x माइनस 2x दोनों सेम है,
एलिमिनेट हो जाएगा, 2x कट जाएगा, ये बच जाएगा 2y प्लस 3y यानी 5y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6/5। क्लियर। अब देखो इसको हमेशा ऐसे सब्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका होता है जो कि 8th 9th में समझाया जाता है कि अगर हम मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, मान लो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन लिखी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, और इसी के नीचे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे और वो इस तरीके से लिखेंगे कि लाइक टर्म्स एक साथ लिखी जाए, मतलब x वाली टर्म इसके नीचे लिखी जाएगी, y वाली टर्म इसके नीचे लिखी जाएगी, कांस्टेंट टर्म इसके नीचे लिखी जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन को लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखो यही चीज़ हम एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कोई नया मेथड नहीं है। क्या किया, पहली इक्वेशन लिखी, उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 8th क्लास में सिखाया जाता है। हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए। अब देखो 2x माइनस 2x, क्योंकि अब हम ये नया साइन पढ़ेंगे, 2x माइनस 2x 0 कट जाएंगे, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो हम कई बार इस तरीके से लिखने की जगह पर ऐसे लिख देते हैं, बोथ द प्रोसेस आर करेक्ट, क्योंकि हम इसी चीज़ को बस एक इस तरीके से लिख कर रहे हैं। तो हम आगे जाके अब धीरे धीरे आप लोग क्या करोगे, ऐसे नहीं करोगे, आप इस तरीके से करोगे, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, आसान होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई। इसके बाद क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डालनी है। सपोज हम फर्स्ट में डालते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस 6/5 को उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स एक साथ रखी जाती हैं, ये नंबर वैल्यू है, उस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो ये आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या हुआ, अगर हमारे पास पहले से ही किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, मान लो x का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, किसी पहले से ही सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो हम पहले सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके काम नहीं बनता, हमें दोनों इक्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात कई बार होता है कि हमें ऐड करना पड़ता है। अब वैसी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ, इसी सेम क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, सेम क्वेश्चन था भाई, सेम क्वेश्चन था। अब कोई बच्चा आया, कहता सर हम x को हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं सेम करना चाहते, हमें y का कोफिशिएंट सेम करना है। कर लो भाई, क्योंकि भाई आप किसी का भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हो ना, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपको x का कोफिशिएंट सेम करना है। सर नहीं, हम तो y का कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व करेंगे, वेल एंड गुड, कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने एक इक्वेशन है, इसमें से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम दूसरी इक्वेशन, अब ये फर्स्ट इक्वेशन से बना था तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हमने y का कोफिशिएंट सेम बनाया है, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, हमें y का कोफिशिएंट सेम बनाना था, x का नहीं है तो y का सेम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया है हमेशा वही एलिमिनेट होगा। और अगर हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए तो क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये +3y ये +3y, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 6y आएगा भाई। तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया उसी को एलिमिनेट होना था और वो हुआ ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने की जगह पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें डायरेक्टली, साइन चेंज ना करें, ठीक है, तो क्या होगा? +3y - 3y कैंसिल हो गया, 3x + 2x 5x = 19, x = 19/5 आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। पहली बात, कई बार क्वेश्चंस में पहले से ही कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो उस केस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो। अब सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है? आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर उसका कोफिशिएंट सेम है और उसका साइन अलग अलग है, देखो यहाँ y का कोफिशिएंट सेम है और इस पहली इक्वेशन में y का साइन, दूसरी इक्वेशन में y का साइन अलग अलग है, तो आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, पहली बात उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दूसरी बात दोनों इक्वेशन में उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट है फिर तो ऐड करना है, अगर साइन अपोजिट नहीं है तो आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये मेथड होता है आपका एलिमिनेशन का। क्लियर है ये बात? चलो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, मैं y इसको x की वैल्यू को y में डाल के सॉल्व करना होता है पूरा, जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसलिए ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो जो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, ये था 0.2x प्लस 0.3y = 1.3, 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, अब हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा है। अब देखो पहली बात हम ये चूज करते हैं कि हमें कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखो चॉइस हमारी है, हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइस होने के बावजूद अगर हम कोई अच्छा चूज कर लें तो बेहतर रहेगा ना, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो x का कोफिशिएंट 0.4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0.2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है ना, तो हमारा अगर हम x का कोफिशिएंट सेम करें तो वो आसान होगा, लेकिन अगर y का कोफिशिएंट सेम करना चाहे तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है ही नहीं, तो इन दोनों को सेम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मली आप किसी का भी, ऐसा नहीं कि आप y का कोफिशिएंट सेम नहीं कर सकते, वो भी है, बताऊंगा, लेकिन अगर हम चूज करना है, अपनी मर्जी है, तो हम ये चूज करेंगे जो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपस में सेम इजीली बन सकते हैं, हम उसी के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, तो बेहतर वही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 × 0.2 0.4x, 2 × 0.3 0.6y, 2 × 1.3 2.6। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन एज इट इज ले लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y = 2. x का कोफिशिएंट सेम बना लिया। अब इसके बाद देखो क्या यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम तो हो गए, क्या इन दोनों का साइन सेम है, क्या इन दोनों का साइन अलग अलग है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में ये साइन चेंज हो गए, ठीक है, अब ये साइन चेंज होगा तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई। 0.6y माइनस 0.5y, ये कितना आएगा, 0.1y। 2.6 माइनस 2.3 कितना आएगा, 0.3। तो y की वैल्यू क्या आई, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हो जाएगा y = 3। ठीक है भाई। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली, सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंपैरेटिवली आसानी से हुआ ना ये वाला क्वेश्चन।
तो कुछ क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन आसान रहता है, कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेशन आसान रहता है। वो आपको बता देंगे कि कब कौन सा आसान रहता है। वो थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद आइडिया होने लगेगा, ठीक है। लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब y की वैल्यू होगी, अब हम x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक तरीका ये कहता है कि हम इस y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। कई बार, बहुत ही रेयरली, ऐसा हम जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये हम बहुत ही कम करेंगे। नॉर्मली जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, उसमें भी सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में करेंगे। अदरवाइज हम नॉर्मली यही करते हैं कि इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। अब दूसरी चीज़ करते क्या है, देखो हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट सेम किया तो y निकल कर आया। अगर हम y का कोफिशिएंट सेम करते तो x निकल के आता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं वो वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाता है, तो जो बचा दूसरा वेरिएबल वही तो फाइंड आउट होकर आएगा। तो हमने अभी इस वाले प्रोसेस में क्या किया, x का कोफिशिएंट सेम किया। सपोज अगर मैं y का कोफिशिएंट सेम करना चाहूँ, जैसे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम करना चाहते हैं। अब देखो अगर y का कोफिशिएंट सेम करना है तो मैं वो कोफिशिएंट बनाऊँ क्या मैं 0.3 को 0.5 बना सकता हूँ? बना तो सकता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर चूज कर लूँ जो इन दोनों का मल्टीपल हो, तो वो मैं इसको भी बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं नंबर चूज कर लूँ 0 या फिर 1.5, सपोज 1.5 ले लिया, तो 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 बनेगा, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 बनेगा। तो अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना है और दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा, तो मुझे इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसको भी करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम दोनों इक्वेशन को पहले किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सॉल्व करें। ऐसा भी करते हैं हम, जैसे इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, ठीक। फर्दर दूसरी बात और, इसी क्वेश्चन में अब देखो ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, तो अगर हम पहले से ही एक 1/10 को कॉमन लेके सॉल्व करें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं ये कर देता हूँ 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। या चलो अभी इस चीज़ को बाद में करें, पहले हम ये करते हैं कि हमें इन दोनों इक्वेशन में अब y को एलिमिनेट करना है, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई इसका इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 इंटू 5 हो जाएगा 1x, 0.3 इंटू 5 1.5y इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.4 इंटू 3 1.2x, 0.5 इंटू 3 1.5y इज इक्वल टू 2.3 इंटू 3, ये हो जाएगा 6.9। देखो y का कोफिशिएंट सेम हो गया, यहाँ पे क्या किया था हमने, x का कोफिशिएंट सेम किया था, यहाँ पे हमने y का कोफिशिएंट सेम किया। अब दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1x माइनस 1.2x ये हो जाएगा 0.2x, 6.5 माइनस 6.9 0 माइनस 0.4, यहाँ माइनस आएगा सर, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस 1.2 है। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई माइनस 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, एक चेंज क्या आया। पहला चेंज तो ये आया कि नॉर्मली हम क्या करते थे कि सिर्फ एक वैल्यू निकालते थे, जैसे हमने किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम किया, यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट सेम किया, x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों किसी एक इक्वेशन में डालते थे, ये हम करते थे। इसमें हमने वो नहीं किया, हमने इसकी वैल्यू को इसमें नहीं डाला। एक बार हमने x का कोफिशिएंट सेम किया तो y निकल कर आ गया, दूसरी बार हमने y का कोफिशिएंट सेम किया तो x निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने चेंज टाइप से किया, ऐसा हम नॉर्मली नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशंस में करते हैं, जो कि मैंने बताया भी है कि ऑप्शनल के एक क्वेश्चन में करेंगे या 2 क्वेश्चन में करेंगे, बट ऐसा भी कर सकते हैं। यूजली नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं एलिमिनेट करके, और फिर इस वैल्यू को दूसरी में डाल देते हैं, तो हमारा सेकंड वेरिएबल आ जाता है। पहली बात तो जो
दूसरी बात, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सिर्फ किसी एक इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास हम जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हम पहली इक्वेशन को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर ऐसा चूज आउट करेंगे सच दैट दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए। कई बार ये भी पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई। तो एक सिंपल सा तरीका ये रहता है कि आप इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उस नंबर को बनाना है। अब वो बनाने के लिए आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, अगर मान लो ये दोनों प्राइम नंबर्स है, ठीक है, जैसे ये 3 और 5, अगर मैं इसका 10 डाल दूँ 3 और 5 है, तो पहली को 5 से करना है, दूसरी को 3 से करना है, ये नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ओके, चलो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, वो मैं बताऊंगा इन दोनों का क्यों करवा रहे हैं हम। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x - 5y = 4, -4 = 0 and 9x = 2y + 7। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन अभी क्यों लिया अभी बताऊंगा। चलो, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस, नॉर्मली अभी तक हमने क्वेश्चंस जो सॉल्व किया उसमें दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म की होती थी, मतलब दोनों में इक्वल टू एक नंबर दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। अब यहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी इक्वेशन है। पहला तो ये कि हम इन इक्वेशंस को एक सही सी फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमेशा = 0, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक, ये नहीं है। या तो ये है कि आप दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में ये बेटर रहता है कि आप = एक कांस्टेंट नंबर रखो, ये एलिमिनेशन मेथड के लिए बेटर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7, ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो पहला काम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ 3 है या 9 है, कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोफिशिएंट बनाएंगे, 3 और 9 का कॉमन मल्टीपल 9 है, तो अगर इस 3 को 9 बना लें क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 9x - 15y = 12। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना, वो रहेगी 9x - 2y = 2। ओके, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज करना रिक्वायरमेंट है। साइन चेंज किया, 9x कट गया, -15y + 2y -13y 12 - 7 5। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 5/-13, y = -5/। क्लियर है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद x निकालना है। अब देखो x निकालने के लिए ये वैल्यू इसमें डालोगे, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में डालना है। सपोज हम डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 3x - 5y = 4 था। इसमें y की वैल्यू -5/13 डालेंगे, 3x - 5 × -5/13 = 4, ठीक है। आप 2 मिनट इसको सॉल्व करें।
ओके, इसके बाद क्या सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ये हो जाएगा 52 माइनस 25/13। तो x इज इक्वल्स टू 27/13, x इज इक्वल टू 9/13। ठीक है, तो इस टाइप से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना। अब मान लीजिए हमें एक इक्वेशन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है ये इक्वेशन है भाई। अब ये तो जनरल इक्वेशन है, क्या हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते एलिमिनेशन मेथड से? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। अब इसका बेनिफिट भी होगा, इनको हम सॉल्व करके फ़ायदा क्या होगा अभी देखते हैं। अब देखो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, जो प्रोसेस हमने सीखा वही अप्लाई करते हैं। पहला काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 है, आप पहले इज इक्वल टू -c1 कर लो, अगर करना चाहो तो। नहीं करना चाहते हो तब भी सॉल्व हो जाएगा। फॉर अ सिंपल केस, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व किए हैं, मैं वो करके सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू -c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू -c2। मैं फर्स्ट सेकंड इसको जगह पे फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो दूसरा आता है। तो मैं मान लो x का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए, अब मुझे तो पता ही नहीं x का कोफिशिएंट तो a1 है ना, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो मैंने बताया था, अगर आपके पास कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कि इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो हम करते क्या है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो a1 और a2 का एलसीएम क्या आएगा, a1 इंटू a2। तो यानी इन दोनों का कोफिशिएंट मुझे क्या बनाना है, a1 इंटू a2। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करूँ और सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय a2। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, a2 से। तो ये क्या हो जाएगी, a1 इंटू a2 x प्लस b1 इंटू a2 y इज इक्वल्स टू माइनस c1 इंटू a2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, a1 से। तो ये क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2x प्लस a1 इंटू b2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1 इंटू c2। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई किया। यही तो प्रोसेस होता है। देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया। इसके बाद दोनों का कोफिशिएंट सेम है और पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो जब माइनस हो जाएगा ये तो कट जाएगा, बचेगा ये। तो ये हो जाएगा b1 इंटू a2y माइनस a1 इंटू b2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू c। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ सकता है, तो हमने y कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, इज इक्वल्स टू a1 c2 माइनस c1 a2। मैं इस टर्म को पहले लिख लिया, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखते हैं। और अब अगर मैं इस टर्म को इधर डिवाइड कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस
a1 b2। ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, मैंने ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि a वाली टर्म पहले लिखी जाए। अच्छा सॉरी, इसको a2 b1 लिखते हैं, a2 b1 माइनस a2 b1 ऐसे। हाँ, मतलब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जैसे a पहले लिखा जाए फिर b लिखा जाए c। तो अब ये a1 c2 था, ये तो ठीक है, ये c1 a2 था तो a पहले बोलना चाहता हूँ तो मैंने a2 c1 कर दिया। यहाँ पे b1 a2 था, अब मैं a पहले कहना चाहता हूँ तो a2 b1 कर दिया। अब ये a1 b2 था, इसका लिख दिया, बस मैंने ये किया और कुछ नहीं किया। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब ये y की वैल्यू का मेन मतलब क्या है? अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें आपकी y की वैल्यू यही निकल कर आती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मेन इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम ये जो इतनी कैलकुलेशन करते हैं ये कैलकुलेशन ना आए, हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाए, उसमें हम वैल्यूज डाल लें तो सीधा आंसर आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो, ये एक y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अगर आपके पास कभी भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो इस तरीके से, तो आप a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल सकते हो, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हो। वो वैल्यू निकाल के डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डाल दो, ना कुछ मल्टीप्लाई करना, ना कोई सब्स्टिट्यूशन करना, ना कोई एलिमिनेशन करना। सिंपल a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो, a2 b2 c2 की वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में डाल दो, y आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को याद सही से करना। एक a1 b1 इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ओवरऑल घूम फिर के यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब देखो मैंने y तो निकाल दिया, अब इसके बाद क्या प्रोसेस करना है? इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालकर x निकालना है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मैंने इससे पहले ही ये भी बताया कि x की वैल्यू निकालने का एक और मेथड भी है जो हम बहुत ही रेयरली यूज़ करेंगे, हिंट दे रहा हूँ। तो अगर आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे ना तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। मतलब मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, x एलिमिनेट किया। अगर आप यहाँ पे x एलिमिनेट करने की जगह पे y एलिमिनेट कर दो तो सीधा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो रेदर देन कि आप इस वैल्यू को एक इक्वेशन में डालकर x निकालो, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब बेहतर ये रहता है कि आप इन दोनों इक्वेशन में, जैसे आपने x एलिमिनेट किया, अब आप क्या करो, अब आप y को एलिमिनेट करो तो x फाइंड आउट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं करके भी दिखा दूंगा x कैसे निकलता है, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आगे स्टार्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नॉर्मली हम ये फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट करें और 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप सॉल्व करें। सॉरी, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपसे हो सकती हैं अभी आप स्टार्ट करें। बाकी हम वर्ड प्रॉब्लम को पूरा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक और चीज़ है वो डिस्कस हो जाएगा, तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम का पूरा सेपरेट पार्ट लेके चलेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो इसके चैप्टर के बाद में, पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे होता है, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हम ये डिस्कस करेंगे कि मेनली इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि देखो इक्वेशन अगर बन गई तो सॉल्व करने के लिए यही 3 मेथड हैं, इन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये y की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है, सिमिलरली x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको नेक्स्ट क्लास तक रखनी है x की वैल्यू निकाल के, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।